हो गया है ये। नमस्कार। कमेंट आएगा तो मुझे लगेगा कि आप सब आ चुके हैं। उजास मानवता का 17वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे आधा मिनट दीजिए तो मैं बेंजी जी को ये वाला लिंक भेज दूं, क्योंकि हम इतनी देर से कई लिंक में ट्राई कर चुके हैं। तो एक बार बस ये लिंक मैं भेज दूं उनको। हाँ, 1 मिनट बस, सिर्फ एक बार बेजी जी के पास ये लिंक चला जाए तो। बेजी जी, मैं लाइव हो चुकी हूँ। आप इस लिंक से आइए, मैं आपको जोड़ देती हूँ। हाँ, लाइव हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, आइए आप। ये एकदम अभी रिसेंट जो लिंक भेजा है। उजास मानवता के 16वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बाल चिकित्सक डॉक्टर बेंजी जैसन जी, जो हमारे साथ 4 बजे से, बल्कि पौने 4 बजे से लगातार बनी हुई हैं। और वो 2-3 लिंक ट्राई कर चुके थे, तो बार बार स्ट्रीम यार्ड उसको होने नहीं दे रहा था कि थोड़ी देर और ट्राई करो। इस चक्कर में वो ये वाला लिंक तो अचानक से ट्राई किया तो हो गया, तो वो अभी ज्वाइन हो रही हैं। तब तक मैं उजास मानवता से तो आप सब परिचित हैं कि हमारे सामने वो लोग जो शब्द और आचरण के बीच में एकता को जो जीने वाले लोग हैं, वो अपने समय की उन्नत मेधाओं की उजास हम तक लेके आते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर बेजी जैसन जी आपका। नमस्कार। इनका कैमरा भी ऑन हो रहा है। इससे पहले मैं 1 मई है आज, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो हम या पिछले महीने हमने अंबेडकर जी पे प्रोग्राम किया था। आज उन्होंने चुना बेंजी जी ने कि वो गांधी जी के प्रासंगिकता पे बोलेंगी कि गांधी जी के सिद्धांतों की आज क्या प्रासंगिकता है। और अगले महीने हम मार्क्स पे करने की सोच रहे हैं, ताकि हम सभी मेधाओं के श्रम को लेके, श्रमिकों को लेके, उनके जो सरोकार थे, श्रम के जो उनके सिद्धांत थे, उन्हें हम बहुत अच्छे से देख पाए। बेजी जी, आपकी तस्वीर हमें नहीं दिख रही है, एक बार आप कुछ देखेंगे प्लीज कि क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा पहले, उनका विषय है कि आज की राजनीति में गांधी जी के सिद्धांतों की क्या प्रासंगिकता है। सबसे पहले मैं मजदूर मई दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे गांधी जी की एक आध बातें बोलना चाहूंगी कि वो मानते थे कि किसी भी देश की तरक्की उस देश के कामगारों और किसानों के बिना नहीं हो सकती, और उनके हितों के बारे में उनकी अपनी एक सैद्धांतिकी थी। लेकिन मैं सिर्फ उनका जो सरोकार मजदूरों के लिए रहे हैं उसकी तरफ सिर्फ ध्यान दिला के आगे बढ़ जाना चाहती थी। आज के दिवस के तौर पे मैं ईरान के मजदूर कवि सबीर हका की कविता पढ़ना चाहती हूँ, फिर बेंजी जैसन जी का परिचय देंगी और फिर उन्हें वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूंगी। बेजी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे बता सकती हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है? संजीव जी, कुछ हेल्प कर सकते हैं? बेंजी जी, आप एक बार रिमूव होके दोबारा आ जाइए। एक बार रिमूव, मुझे पता भी, आप सुनाई नहीं, आप बोल रहे हैं कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मुझे एक बार इनको बताना होगा। हाँ, आपने जब वो किया है ना, आप जब इसको एंटर करेंगी
तो वहां पे लिखा आ रहा होगा कि कैमरा और ऑडियो ऑन, तो आपको उसको ओके की परमिशन देनी है। शायद आपको अरेबिक में आ रहा है इसलिए आप उसको ओके नहीं कर पाई हैं, आपने कैमरा और ऑडियो को परमिशन नहीं दी है ऑन होने की, है ना। तो वो लिंक में नहीं है, कोई दिक्कत। इस बार आप देखिएगा, अगर कोई आपके घर में होगा इस वक्त जिसे अरेबिक आती हो, तो फिर आप ओके, कैमरा और ऑडियो को ओके करना है आपको। जी, थैंक यू। आपने सुना ना? वही है कि कभी कभी किस्मत ऐसी वो हो जाती है अजीब सी कि टाइम इसी तरह जाता है। आ, अभी तक इतने ट्रायल हमने किए हैं, तब तक लगातार उनकी फोटो और तस्वीर थी। हालांकि उन्होंने ये बात शेयर की कि वो इस समय दुबई में है, कहीं दुबई में है, तो उनको अरेबिक में लिखा हुआ आ रहा है, तो उनको इतने में भी जानने में दिक्कत आ रही थी कि वो क्या पूछ रहा है। लेकिन उनका कैमरा और ऑडियो ऑन नहीं है, इसलिए वो कुछ सुन भी नहीं पा रही हैं और हम भी उनको नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ, आप जब मेंटर कर रही है ना उसमें स्ट्रीम यार्ड में, नहीं, उसमें मैंने किया तो कि दोनों सब कुछ ऑन है और अभी मुझे आपकी आवाज भी आ रही है, लेकिन मेरी शक्ल मुझे दिखाई नहीं दे रही। आपकी शक्ल, आवाज सब दिखाई दे रहा मुझे नहीं आपकी दिखाई दे रही है। आपके आसपास कोई है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं? संजीव जी, है। आप कुछ नहीं, बता सकते हैं क्या? मेरा कैमरा तो वैसे ऑन ही है। देखिए, आप अगर किसी और डिवाइस से आने की सोच सकती हैं तो, क्योंकि हाँ, 2-4 ठीक है, मिनट ठीक है, आप किसी ठीक और है। मैं डिवाइस से ट्राई कीजिए, तब तक मैं प्रोग्राम ओके। को आगे बढ़ाती हूँ। अगर दिक्कत हाँ, आई तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं अभी तो मैं उनके बिना, उनके अलावा किसी को देख भी नहीं पा रही हूँ, साधना आंटी, शिवी के अलावा। तो मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग मौजूद हैं कि जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अगर बेजी जी जुड़ जाती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर इसे हमें दोबारा करना पड़ेगा। करेंगे तो हैं ही। अगर अगर अभी इस समय दिक्कत आई तो हम दोबारा लिंक क्रिएट करके दूसरा कोई टाइम बताएंगे, या हम रिकॉर्ड करके फिर उसे लाइव करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि पिछले 3-4-5 बार उन्हें ज्वाइन किया, तो वो फ़ोन पे थी ना, तो आपको फ़ोन की आवाज़ आ रही थी शिवी उनकी, लेकिन वो ट्राई कर रही हैं। तो मैं उनका परिचय तो देती हूँ कि बैजी जैसन जी केरल से हैं, पेशे से बच्चों की डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होने के नाते जिस तरीके के मार्मिक अनुभव उनकी ज़िंदगी में आते होंगे, वो उनकी कविताओं में झलकता भी है। उनकी कविताएं एकदम एक अलग ही मिजाज की, अलग तरह की संवेदना की कविताएं हैं, जो हिंदी साहित्य में थोड़ा नया सा एक स्वर लेकर आई हैं। छोटी छोटी सी कविता होती हैं, बहुत मार्मिक। उनकी गद्य रचनाएं और कविताएं सदा नीरा में छपी हैं, हिंदी में ललन टॉप में। और निर्मला गर्ग ने एक दूसरी हिंदी करके एक संकलन का वो किया था, संपादन किया था, उसमें भी उनकी कविताएं आई थी। और उनका अंग्रेजी में काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, सोल ग्राफिटी, और एक जीवनी, पापा वैन द कैंडल मैड्स। ये उनकी परिचय है। उनका थोड़ा सा और परिचय के लिए मैं एक भाषा की वानगी दिखाने के लिए छोटी छोटी उनकी कविता उनको सुनाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं मजदूर दिवस याद करना चाहती हूँ, ईरानी मजदूर सबीर हक्का की कविता से। बहुत छोटी सी कविता, राजनीति। बड़े बड़े बदलाव भी कितनी आसानी से कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े बदलाव भी कितनी आसानी से कर दिए जाते हैं। हाथ काम करने वाले मजदूरों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदल देना भी कितना आसान रहा है ना। बहुत बहुत स्वागत है आपका बेंजी जैसन जी। मैं कंटिन्यू करती हूँ थोड़ा सा। मैं एक आधी कविता में हूँ, सबीर हक्का की। बड़े बड़े बदलाव भी कितनी आसानी से कर दिए जाते हैं, हाथ काम करने वाले मजदूरों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदल देना भी कितना आसान रहा है ना।
क्रेनें इस बदलाव को उठाती हैं और सूली तक पहुंचाती हैं। बहुत ही छोटी सी कविता, लेकिन इससे है मजदूरों की पूरी व्यथा को समझा जा सकता है। बेंजी जैसन जी का चेहरा देखते हुए और आवाज के साथ उनके आने के बाद एक बार दोबारा मैं उनका स्वागत करती हूँ। बहुत स्वागत है बेंजी जी आपका। आया फिर दब गया है कुछ आपसे। नमस्ते। और सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज, हाँ ठीक है। आपसे कुछ दब जा रहा है, बीच में वीडियो चली जा रही है। ठीक है, हाँ अब परफेक्ट है जी। जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से आधे घंटे से ऊपर हम लेट हो चुके हैं। तो रश्मि जी ने आपसे मेरे बारे में क्या कहा वो तो मैंने खैर सुना नहीं। तो अब रश्मि जी मुझे जो कहेंगी मैं उस तरह से आगे बढ़ने को तैयार हूँ। तो रश्मि जी, आपकी भाषा की वानगी श्रोताओं को दिखाने के लिए 2-3 छोटी-छोटी कविताएं पढ़ के आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगी फिलहाल, क्योंकि बाकी सबको हम श्रोताओं के पूरे धैर्य की और आपके भी धैर्य की परीक्षा लेके कर चुके हैं। बहुत छोटी-छोटी 3 कविताएं मैं पढ़ रही हूँ। पहली है, उसने ऑक्सीजन फ्लो मीटर बंद किया और बहुत स्नेह से बैठा रहा। अपनी ब्रेन डेड माँ का हाथ पकड़कर अपनी ब्रेन डेड माँ का हाथ पकड़कर उस आत्मा को महसूस करते हुए जो शरीर के दर्द से मुक्त हो रही थी। उस आत्मा को महसूस करते हुए जो शरीर के दर्द से मुक्त हो रही थी। दूसरा है, उस दिन डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पिता चल बसे हैं। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। आंखों की पुतलियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ईसीजी की सपाट रेखा खुद सबूत थी। निसंदेह पिताजी चल बसे थे। मेरी डॉक्टरी पढ़ाई बस इसी काम आई। तीसरा है, जज ने पूछा जब तुम्हें कोई शिकायत नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, क्यों चाहती हो अपने पति से तलाक? उसने कहा खाने की मेज पर कुहनी मोड़कर बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह बैठते हैं ये। उस दिन जब स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ, टिफिन देना भूल गई थी मैं। तो बहुत ही कम शब्दों में बहुत मार्मिक कविताएं लिखने वाली बेंजी जी को मैं स्वागत करती हूँ और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप उजास मायनों का के 16वें एपिसोड में अपने वक्तव्य के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। हमें आपसे गांधी की प्रासंगिक
कि जो है सोर्स ऑफ लाइट वो गांधी जी ही हैं। तो मेरी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। माइक इज ऑन। इंडिया एक और काम जो मैं कर सकती हूँ, क्या मैं वापस लीव कर वापस आऊं? मेरी आवाज अब आ रही है? सभी के धैर्य की परीक्षा एक साथ ही हो रही है लगता है मुझे। जी बहन जी आप मेरे तो 2 मिनट के लिए लाइट गई थी, पर आप बोल रही है ना? नहीं, मैं बीच में रुक गई क्योंकि मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसे मुझे मैसेज आया इसलिए। अब बोलिए, आ अब आ रही रही है? है जी। अभी आ रही जी है? बोलिए अच्छी बात है। जी। तो ठीक है। जी मुझे लगता है कि हमें शुरू से पहली गिनती शुरू करनी चाहिए। और जितना धीरज शायद बापू के पास में था, उतना धीरज मेरे पास तो नहीं है। तो ये पहली परीक्षा के साथ ही मैं शुरू करती हूँ। तो जिस बापू को मैं जानती हूँ, मेरा जन्म 1973 में हुआ, और हम ऐसे परिवार से थे जहाँ पे हम सीधा बिल्कुल एकदम राजनीतिक किताबों और परिवेश से एकदम घुले मिले नहीं थे। तो जिस गांधी को मैंने सबसे पहले देखा वो नोट पर छपे गंजे, और जिसको कि हमने कहा कि ये राष्ट्रपिता हैं, बूढ़े वाले गांधी जो हमारे सिक्कों पर थे, और वही गांधी थे। और जैसे जैसे समय गुजरता गया मुझे ऐसे लगा कि वो वाले गांधी नहीं है मेरे गांधी। मेरे गांधी जो हैं वो बहुत शुरू से वो बच्चा है जो जिसने कि पोरबंदर में जन्म लिया, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो बड़े हुए। तो वो जो गांधी थे, जब वो अपने स्कूल में जाते थे, तो वो एक बहुत ही औसत किस्म के विद्यार्थी रहे, और उन्होंने कभी भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान और बहुत स्मार्ट ऐसा समझा नहीं, ना उन्होंने समझा, ना किसी और ने ये बात उनसे कही। लेकिन जो एक बात उनमें जो विशेष रही कि हम सभी बच्चों की तरह उनके भी सामने कई सारी बातें आई, कई सारे टेम्पटेशंस आए, और कई लोगों ने कई बाकी बच्चों ने उनसे कहा, जैसे कि एक बात जो बार बार दोहराई जाती है मांसाहार को लेकर, कि उनसे जब कहा गया कि जो कि बहुत ही एक तरीके से ताकतवर बनने के लिए तुम्हें मांसाहार करना चाहिए, तो वो उस बात को मानकर जब वे उन्होंने उस बात को ले लिया, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने साथियों के साथ मांस खाया भी, और घर आकर अपनी माँ के सामने बहाने भी बनाए, और उसके बाद में झूठ भी कहा। तो
यहाँ तक की बात तो मेरे ख्याल से हम सभी बच्चे किसी न किसी तरीके से हमेशा बचपन में भी झूठ कहते रहे हैं या बहाने बनाते रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात उसके बाद शुरू होती है, जहां पर उन्होंने एक तरीके से उस उम्र में भी उन्होंने बहुत गहराई से खुद का अंतर्वालोकन किया और एक तरीके से अपना आत्मनिरीक्षण किया। और उन्हें ये बात गलत लगी कि उन्होंने पहली बात तो जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, शायद जो उनके मूल्यों के हिसाब से था, वो उन्होंने किया। फिर उन्होंने अपनी माँ से झूठ कहा और इस बात को लेकर फिर वो जाकर उन्होंने अपनी माँ से माफी मांगी। ये जो एक पूरा तरीका था गांधी जी का, वो अलग था और ये बात बहुत ही जल्दी उनके जीवन में देखने में आई। तो भले ही जो साधारण तरीके से जिन बच्चों को देखा जाता है और कहा जाता है कि वो किस तरह से बुद्धिमान है, उससे हटकर गांधी जी में ये बात एकदम प्रबल रूप से उपस्थित थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी के जीवन में जो हम सभी विभिन्न मंचों पर हमेशा शामिल रहते हैं। जब मैं विभिन्न मंच कहती हूँ तो मेरा मतलब है कि हमारा एक गृहस्थ जीवन है, एक जीवन है जहाँ पे हम अपना खुद का कार्य करते हैं। हमारे एक तरीके का एक राजनीतिक एक पहलू भी है जिसमें हम कम ज्यादा जितना बोलते हैं करते हैं। तो हर किसी का एक पहलू होता है। कोई कुछ कहना चाहती है रश्मि जी? हेलो। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, तो अगर कुछ हल्की सी खिचखिचाहट है, अगर उसको बेटर करने का ऑप्शन है तो हम करके देख ले, आप करके देख लीजिए। नहीं है तो ऐसे भी आवाज आ रही है, मतलब अगर पंखा चल रहा हो तो वो बंद हो सकता है या सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो, और अदरवाइज अगर एयरफोन नहीं लगा है तो लगा के देख लीजिए, लगा है तो हटा के देख लीजिए, अदरवाइज हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। बस आप मेरे 30 ख्याल से सेकेंड हाँ, अगर कुछ है करने का तो करके देख लीजिए बस, ठीक है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी हम इनसे इंटरप्ट करेंगे तो पता नहीं क्या और आगे पीछे बिगड़ेगा। तो आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ओके। तो ये जो अलग अलग मंच पर जो हम सभी उपस्थित रहते हैं, तो जो हम साधारण मनुष्य हैं या कम से कम मैं जो हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक मंच पर हम हाजिर रहते हैं तो हम दूसरे मंच पे या तो कम हाजिर रहते हैं या एक तरीके से खुद को काफी रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड महसूस करते हैं या खुद पूरी तरीके से शामिल नहीं रहते। ये एक और बात थी जो गांधी जी में बहुत ही अलग तरीके की थी कि वो गृहस्थ जीवन हो, आश्रम का जीवन हो, राजनीतिक पहलू हो, आध्यात्मिक सफर हो, वो हर जगह पूरी तरीके से शामिल थे। और इसमें जो जगह थी वो अपना आध्यात्मिक सफर कहीं जंगल में जाकर पूरा नहीं कर रहे थे, वो आश्रम में सभी लोगों की नजरों में साथ बैठकर उन जो देख सकता था कि भाई ये गृहस्थ जीवन भी पूरा कर रहे हैं, इनका एक राजनीतिक व्यू पॉइंट भी है। तो इस तरह से वो सभी मंचों में एक तरह से शामिल रहे, जो कि मुझे लगता है कि हम सबके लिए जरा इतना आसान नहीं है। और वो पूरी ईमानदारी के साथ न सिर्फ शामिल रहे बल्कि वो ये बोलते रहे कि कितनी ये जो जिस तरीके से वो शामिल थे हर चीज के अंदर, उनका खुद का जो भी उनका अनुभव रहा, हर चीज वो हर बात अपने किसी न किसी दस्तावेज में वो दाखिल करते रहे। तो ये जो एक बात है वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। जब हम कहते हैं कि एक तो ये था कि जब मैं कहती हूँ कि विभिन्न मंच, तो गांधी जी एक बच्चे के रूप में थे, एक स्टूडेंट के रूप में थे, एक पति के रूप में थे। तो जब उन्हें कस्तूर के साथ उनका विवाह जब 13 साल में हुआ और कस्तूर उनकी पत्नी बनी, तब गांधी जी को शादी के बारे में बहुत
पता नहीं था, लेकिन वे 13 साल के बच्चे की उम्र में जितना उत्साह किसी में हो सकता है सब आयोजन को लेकर, वे भी उतने ही उत्साहित थे। 13 साल के गांधी की शादी 13 साल के कस्तूर के साथ हुई, और कस्तूर भी एक ऐसी लड़की थी जिसका कि अपना एक मन था, अपनी एक धारणा थी, और वो गांधी जी जिस तरह से शायद चाहते थे कि वो हर बात को मनवा सके और कस्तूर उनकी हर बात का अनुसरण करे, उस तरह की कस्तूर उनकी पत्नी नहीं थी। तो मेरे को लगता है कि उनके जीवन में यह एक बहुत ही अच्छी बात थी जो कि बहुत शुरुआत में ही उनके साथ हुई, कि एक जो एक गहरा मंथन, एक लगातार एक विरोध के सामने जब खड़े होने पर आपको करने को मिलता है, ये लगातार एक मंथन उन्हें कस्तूर के साथ में मिला। तो जब जब उन्होंने चाहा, जैसे कि उन्होंने चाहा कि कस्तूर को वो पढ़ा लिखा सके, कस्तूर ने इनकार कर दिया। वे चाहते थे कि कस्तूर घर पर रहे, कस्तूर ने इनकार कर दिया। तो इस तरीके से जब जब उन्होंने चाहा कि उनकी बीवी की तरह कस्तूर उनके साथ पेश आए, तब तब कस्तूर उन्हें मना करती रही। जब उन्होंने इस बात का भी अवलोकन किया कि इसमें गलती कहाँ हो रही है, और जब उन्होंने इस बात को पहचाना और स्वीकारा कि यहाँ एक सहभागिता है, और तब जो उनका संबंध था, जो उनका रिश्ता था, वो आगे बढ़ता चला गया। और ये 13 बरस की शादी की से लेकर बहुत बूढ़े होने तक उनका ये रिश्ता लगातार इस पूरे मंथन के साथ गुजरता रहा। हमेशा कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिसको कि कस्तूर ने सीधी सीधी मान ली हो, सिर्फ इसलिए कि उसे गांधी जी ने कहा था। तो हर बात पर सवाल उठे, और घर के अंदर ही गांधी जी ने शायद सबसे पहले सीखा कि किस तरह से जो विरोध है उसका सामना, कि उससे आगे किस तरह से बढ़ा जाए। जब गांधी जी वकील की तरह साउथ अफ्रीका में थे, तो ये भी एक बहुत ही साधारण सी बात है जो हमें हर बार कहानी जब भी हम कहते हैं गांधी जी की, तो हमें पढ़ने को मिलती है कि उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, और उसके बाद में उन्होंने साउथ अफ्रीका में बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो ये जो अपमान है, ये जो अवमानना है, और खास तौर से आज के समय में ये हम लोगों के साथ कई बार घटता रहता है, और अगर हमारे साथ नहीं हो रहा तो ये किसी और के साथ हो रहा होता है। तो ये एक तरीके से किसी का अपमान कोई बहुत अजीबोगरीब चीज नहीं रह गई है। लेकिन हम क्या करते हैं और गांधी जी ने क्या किया, इसमें बहुत बहुत बड़ा फर्क है। कि जब उन्हें अपमानित किया तो उन्होंने इस बात को फिर सोचा और समझा, और उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा किया, अपने लोगों को एकजुट किया। सोचने की बात यह है कि उस समय गांधी जी 30-35 वर्ष की उम्र में थे, और वो एक वकील थे, उनका एक भरा पूरा परिवार था, एक जमा हुआ घर था, और बहुत आसानी से अगर छोटी छोटी बातों को वो नजरअंदाज कर देते तो वो बहुत शांति से आगे निकल सकते थे। तो इस बात को एक चुनौती की तरह लेना, अगर हम उन्हें महात्मा समझते हैं और फिर पीछे जाकर देखते तो इस बात को समझने में हमें लगता है कि हाँ, महात्मा थे तो ऐसा कर ही सकते हैं। लेकिन जब 30-35 साल का नौजवान जब इस तरीके से निर्णय लेता है तो ये बात बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, बापू के मोहन से बापू बनने की जो प्रक्रिया है, यही सबसे खास बात है। तो जिस समय जब वो लौटे थे यहाँ से, साउथ अफ्रीका से, तब उनके करीब करीब अहिंसा, असहयोग, ये सब बातें वो करीब करीब उसकी एकदम एक सही तरीके की धारणा वो बना चुके थे। और इन सभी चीजों को लेकर वो जब भारत लौटे थे तो उनका मन था कि वो किसी न किसी तरीके से भारत में अपना योगदान दें और किसी न किसी तरीके से स्वतंत्रता संग्राम का कोई हिस्सा बने। तो
ये तो जब वे लौटे और फिर उसके बाद में वे आईएनसी का हिस्सा बने और वे स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा बने, और ये पूरा का पूरा इतिहास कई बार हमारे सामने से गुजरा है और हम कई तरीके से हम अलग-अलग तरीके से सुनते आए हैं। जो बात मुझे गांधी जी में खास लगी वो ये थी कि जब उन्होंने आईएनसी ज्वाइन भी कर लिया, जब वो उसके सदस्य भी हो गए, उसके बाद भी जब चंपारण की बात आई और चंपारण की बात कोई एकदम कोई मेन इश्यू स्वतंत्रता संग्राम से लेकर नहीं था, लेकिन हाल में हमारे परिवेश में हमारे बीच क्या हो रहा है उसको लेकर उनका किस तरीके का जज्बा बनता है और वो किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया है और उस समय वो किस तरीके का स्टैंड लेते हैं। ये जो बात है कि वो चंपारण गए और उन्होंने वहां पर पूरा का पूरा सभी लोगों को समझा और उनके साथ खड़े रहे और खुद पूरी तरीके से अपने आप को दांव पर लगा दिया। गांधी जी ने जब भी जब भले ही वो साउथ अफ्रीका में हो, भले ही वो चंपारण में हो, भले ही उसके कभी भी किसी भी बार हो, हर बार उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाया। इस बात की आश्वस्ति कभी नहीं रही कि वो बिल्कुल बचकर बाहर निकल आएंगे, और हर बार ये निर्णय लेने के समय वे हिचकिचाए नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें डर नहीं लगता था, मुझे बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि गांधी जी कई बार बहुत डरे होंगे और बहुत सहमे होंगे कि किस तरह से अपने आप को पूरी तरीके से इसके अंदर झोंक दिया जाए। लेकिन बात का सच और बात का सही समझने के बाद जिस साहस के साथ वो उसे उठाकर वो उसके ऊपर अमल करते थे, यह बात थी जो कि बहुत ही प्रभावित करने वाली थी। आज हमारे यहाँ पर नेताओं के बीच अगर हम चाहते हैं कि उनके बीच कोई संवाद हो, तो ऐसा लगता है ये कोई बहुत बड़ा सपना है कि दो नेता जो अलग अलग विचार के लोग हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ संवाद भी ठीक से कर सकते हैं। लेकिन उस समय गांधी जी ने उन तमाम नेताओं के साथ जिन के साथ उनका विरोध था, जिनके विचार उनसे बिल्कुल भिन्न थे, उनके साथ हमेशा संवाद बनाए रखा। और ये संवाद एक तरीके से एक दूसरे के बीच काफी सम्मान के साथ में वो लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते थे और पूरा एक दूसरे को सुनते थे। तो इस उसमें ही हमारी जो कुछ लोग हैं जैसे कि अंबेडकर जी हैं, तो अंबेडकर जी के साथ तो कई बार उनका बहुत तीखे तरीके की बहस उनके साथ होती रही, और गांधी जी जैसा मानते थे कि शुरू में कि वर्ण व्यवस्था जो है उसका अस्पृश्यता से शायद ही कोई संबंध है। तो इस बात को लेकर और अंबेडकर जी ने तो बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में एकदम खास तौर पर एकदम सीधे तौर पर कहा है कि वे कोई महात्मा नहीं थे। तो इस तरह की सोच रखने वाले भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार थे, और भले ही वो बहस सुलझी हो या नहीं सुलझी, लेकिन उस समय की बातचीत के बाद गांधी जी ने अपना जो पूरी उनकी जो धारणा थी वर्ण व्यवस्था को लेकर, उसको फिर से देखा, उसको बदला, और उन्होंने फिर जब निर्णय किया कि वो किसी भी ऐसी शादी में नहीं जाएंगे जहां पर कोई एक दलित किसी और दूसरी जाति के साथ विवाह नहीं कर रहा हो। तो इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस, काफी लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में काफी मनमुटाव रहा और उनकी काफी बातें अलग थी। तो गांधी जी तो हमेशा ही अहिंसा की बात करते रहे, और यह एक बहुत ही खास बिंदु था जहां पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी थोड़े अलग थे कि सुभाष चंद्र बोस को लगने लगा था कि हिंसा से सब हासिल किया जा सकता है, और गांधी जी अपने अहिंसा की बात से हटने नहीं वाले थे।
अब ये सारी बातें इसमें नया कुछ नहीं है, और मैं समझती हूँ कि मैं कुछ भी अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा है इसमें शायद ही कोई ऐसी बात है जो आप नहीं जानते। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 1947 को हमें आज़ादी मिल गई, और जब हमें आज़ादी मिली तब हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, इतनी ठीक तरीके से नहीं मिली। उस समय एक हिंदुस्तान बना और एक पाकिस्तान बना। उस समय 3 गुट थे, और 3 गुट मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक जगह जिन्ना थे जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था, एक जगह हिंदू महासभा थी जिन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए था, और तीसरा एक एक ऐसा गुट भी था जिनकी महत्वाकांक्षा काफी थी, जो कि चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा पद हासिल हो। और ये तीनों के बीच जो गांधी जी बटे और जो इस बात को नहीं सुलझा पाए, मुझे लगता है कि इस एक दौर पर आने के बाद गांधी जी काफी हद तक निराश होने लगे थे कि ये बात वो ठीक ठीक से नहीं सुलझा पाए। तो ये तो लगभग मेरी समझ है, जो मेरे जो गांधी हैं, मेरे गांधी महात्मा नहीं हैं, मेरे गांधी बहुत ही साधारण मनुष्य हैं, जिनके सामने जब जब चुनौतियां आई तब वो उन चुनौतियों के सामने बहुत डट कर एकदम खड़े रहे, और उन सभी चुनौतियों के बीच से वे रास्ता निकालते रहे। वो लगातार अपनी सारे जो उनके निर्णय थे, उनके निष्कर्ष थे, उनकी भावनाएं थे, लगातार उसका परिष्कार करते रहे, लगातार अपनी आत्मशुद्धि की तरफ बढ़ते रहे। भले ही यह सफर आध्यात्मिक था, भले ही राजनीतिक था, भले ही आश्रम का सफर था, भले ही ये उनकी अपनी जीवन शैली का सफर था, भले ही ये ब्रह्मचर्य के प्रयोग थे, ये एक तरीके से वो हमेशा कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते गए। और ये जो एक पूरी प्रक्रिया से जो गांधी जी जुड़े हैं, इस प्रक्रिया का नाम होना चाहिए कि गांधी है। और जो सिद्धांत हैं उनके, वे सभी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो जब आज का जो विषय है कि गांधी जी के सिद्धांतों का आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, तो आखिर गांधी जी के सिद्धांत थे क्या? सबसे पहली बात तो ये थी कि, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उनके जीवन की थी, वो थी प्रयोग। तो भले ही वो उनकी आत्मकथा हो, वे कहते रहे कि सत्य के प्रयोग, ब्रह्मचर्य के प्रयोग, उनके बस प्रयोग से ही बात शुरू होती है। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट यानी कि आप सबसे पहले ये बात मान लेते हैं कि आपको यह बात मालूम ही नहीं कि इसका सच क्या है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात आती है कि हम एक पोस्टुलेट रखते हैं कि अगर इस तरह से हम जाएंगे तो यह होगा, और जब एक्सपेरिमेंट पूरा होता है तो हम ये कहते हैं कि या तो ये बात सही थी या ये बात गलत थी। तो गांधी जी ने कभी भी कोई भी बात, वो भले ही गीता के सूत्र हों, भले ही 10 कमांडमेंट्स हो, भले ही किसी बड़े बुजुर्ग ने उनसे कहा हो, कोई भी बात सीधे सीधे नहीं मानी, यह नहीं कहा कि आपने कहा है इसलिए मैं इसे करने को तैयार हूं। तो वो हमेशा उस बात को लेकर उसको प्रयोग में डाल देते थे, और उसके बाद जो है वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे, और फिर उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वो पूरी तरीके से उसको अमल करने की कोशिश करते थे। तो उनका ये पहला सिद्धांत रहा, प्रयोग। दूसरा उनका सिद्धांत था ईमानदारी। ईमानदारी कैसी? ईमानदारी अपने परिवेश के साथ, अपने संदर्भ के साथ, उन सभी लोगों के साथ जिनके साथ उनका मिलना जुलना था, और जिनके लिए वो कुछ कर रहे थे या जिनके साथ वो कुछ कर रहे थे, उन सभी के साथ एक तरीके की पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी। और ईमानदारी खुद के साथ कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, और ये एक निरंतर एक तरीके का आत्मनिरीक्षण, ये उनके सिद्धांत का दूसरा भाग था। जो तीसरी बात थी
वो थी कूटनीति। कि गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो संत की तरह इतने दिन अनशन पर बैठ जाएंगे तो पूरी की पूरी बात सबको समझ में आ जाएगी। उसके साथ साथ जब भी उन्होंने अहिंसक विरोध किया, जब भी उन्होंने असहयोग का ये स्टैंड लिया, तब हर उसके साथ साथ एक कूटनीति भी उनकी शामिल रही कि बात जो है वो आगे तक पहुंचे, जो इस बात की आवाज ना सिर्फ उस जगह पर सुनाई दे, ना सिर्फ उस जगह दिखाई दे जहां पर ये हो रही है, बल्कि इसकी आवाज पूरे भारत में, भारत के बाहर दुनिया में ये आवाज गूंजनी चाहिए। ये जो उनके अंदर एक तरीके का जो संवाद का जो एक स्किल था, ये बहुत भर भर के भरा हुआ था। और ये एक ऐसी चीज थी जिसने कि मुझे लगता है कि लगभग हर किसी को खड़े होकर उनको देखने के लिए मजबूर कर दिया। फिर वो भले ही लंदन के लोग क्यों ना हों, भले ही लंदन के किसान क्यों ना हों, और भले ही चार्ली चैपलिन हो, आइंस्टाइन हो, ये सभी लोग जब उनकी बात आती थी तो वे एकदम कान खड़े होकर ये बात सुनते थे, क्योंकि उनकी बात कहने का तरीका और उन्हें सुने जाने की जो एक जो तरीका था वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम था। जो चौथी बात उनकी सिद्धांतों में थी वो थी जिद, बिल्कुल एक तरीके का बाल हट, कि अगर उन्होंने किसी प्रयोग से गुजर कर अगर कोई निर्णय ले लिया है फिर उन्हें कोई भी उससे डिगा नहीं सकता था। जो पांचवी बात थी वो ये थी कि वो निरंतर अपनी ही निर्णय का परिष्कार और अपनी ही बातों का परिष्कार करते रहते थे। उनका ये मानना था कि वो जितने जितने शुद्ध और निर्मल होते जाएंगे उतनी ज्यादा उजास, उतनी ज्यादा आभा एक तरीके से बनेगी, जिसका कि असर उनके आसपास के लोगों में और उनके खुद के भीतर उनकी आत्मा को लेकर जो प्रकाश बनेगा वो सब तरह से कुछ ना कुछ अच्छा ही हमारे लिए लेकर आएगा। तो ये जो सिद्धांत हैं गांधी जी के, अब ये आसान तो नहीं है, पर क्या ये आज के समय में हमारे लिए प्रासंगिक हैं? क्या इन्हें हम कोई ऐसा है जिसे कि ये सिद्धांतों के बारे में पता है और इसको लेकर हम इसको किसी तरीके से अप्लाई कर दें और आज के समय में जो कुछ बुरा हो रहा है हम उसके अंदर कोई परिवर्तन ला सके? क्या ऐसा मुमकिन है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वैसे तो जो जयप्रकाश नारायण जी का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो भी काफी हद तक एक तरीके से गांधीवादी मूवमेंट ही था। वे खुद एक बहुत ही अच्छे गांधीयन थे और उन्होंने काफी सारे सिद्धांतों का इसमें से पालन किया। जो एक चीज उन्होंने नहीं शायद ध्यान रखी वो थी जब पूरा जो एक तरीके से मसल पावर की तरह जब आरएसएस जुड़ गया, तब ये जो हिंसा अहिंसा के बीच में जो जरा से उनके सिद्धांतों के साथ जो मेल नहीं खाता था वो हुआ, लेकिन वो काफी हद तक एक उसी तरीके का एक आंदोलन था। फिर जब मैं देखती हूँ जब हमारे यहाँ CAA NRC का जब सब लोग आकर बैठे और वो काफी कुछ मुझे साउथ अफ्रीका की याद दिलाता है कि जब जब अधिकारों के ऊपर प्रश्न उठाया जाता है और जब आपके होने पर सवाल उठने लगते हैं, तब उस बात के सामने आकर डटकर खड़े रहना और लगातार खड़े रहना, जबकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोवोकेशंस रहे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हैरान करने की बातें हुई और बल का प्रयोग हुआ, पर फिर भी वहां पर डटे रहना, कहते रहना वही बात, वो एक तरीके से कुछ कुछ इन सिद्धांतों को लेकर
चलने जैसी बात थी। और अभी बात अगर है कि जब हम सीए एनआरसी की बात थी, तो इसमें एक और अच्छी बात ये थी कि इनका कोई एक बहुत एकदम सेंट्रल कोई लीडर, कोई ऐसा नेता जो सामने खड़ा हुआ हो, ऐसा बहुत कोई शायद ही था। और बहुत सारी दादियां और औरतें और ये सब आगे बढ़कर खड़ी रही। एक बार ऐसा तंज भी मारा गया कि ऐसी भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है, अगर कोई 500 रुपए दे तो ऐसी पूरी एक भीड़ एकत्रित की जा सकती है। एक कविता मैंने लिखी थी उस समय कि 500 रुपए में, कविता का शीर्षक है 500 रुपए में मिल जाते हैं लोग, कहने को लगा लेते हैं नारे, खड़े हो जाते हैं झंडे पकड़कर, पहन लेते हैं बताए कपड़े, चले आते हैं कतार में किसी झांकी के पीछे, जली हुई मोमबत्ती पकड़कर, जता देते हैं आक्रोश, व्यक्त करते हैं शोक, 500 रुपए में मन सकती है क्रांति सी कोई पिकनिक। हम लोग जो गला फाड़ कर गाते हैं प्रभात फेरी में गाना, वो समझ सकते हैं इस लेवल की देशभक्ति, जो हो जाती है मुकम्मल महज पहनने से हर प्रदेश की टोपी। पर ये औरतें जिन्होंने देखा अपने शौहर को पिटते हुए, जो नहीं समझ पाई कि क्यों मर गया उनका भाई जो खेल रहा था क्रिकेट, जिन्होंने लाठियों की चोट से अधमरे हुए बाप को मरते देखा, जिनके घर लुट गए और बस्तियां जो बैठी रही दिन रात भर इंतजार में, अपने लौटते बच्चे की राह देखकर, वे निकलकर घरों से नहीं आई है किसी देशभक्ति के खातिर। वे थक गई हैं अपने घरों में चोटें संभाल कर, वे निकल आई हैं घायल होने, मरने मिटने को तैयार, कि इससे बहुत कठिन है सुनसान घर में लौटकर नहीं आने वालों का इंतजार। गलती से भी मत देना उन्हें 500 रुपए का लालच, कि वे सब बहुत कीमत अदा कर चुकी हैं पहले ही, रात रात भर इन बगीचों में बैठने के खातिर। तो ये एक तरीके से जब गांधी जी के सिद्धांत को जब हम अपने जीवन में लाते हैं, तो इस तरह के आकर्षण से अडिग होना जरा मुश्किल है कि ये छोटे मोटे प्रलोभन, क्योंकि हम यह बहुत ही उस जज्बे से आता है कि अन्याय के सामने अहिंसक रूप से खड़े होना है, डटे रहना है और अपनी बात कहते जाना है। तो ये बात आती है। तो ये तो बात है एक तरीके से अन्याय और अहिंसा के बारे में। और जिस अहिंसा को गांधी जी कहते थे, कई बार लोग कहते हैं कि या इस तरह से समझते हैं कि अहिंसा का मतलब है कि आप हाथ पे हाथ धरे रखकर आप कुछ भी किसी तरीके से रिएक्ट ना करें और इंतजार करते रहे समय के बदलने का। तो ये अहिंसा नहीं है। गांधी जी के हिसाब से ये अहिंसा बिल्कुल नहीं है। अहिंसा वो है जब भी अन्याय होता है तो अपनी आवाज उठाकर उसके सामने खड़े रहना है और पलटवार नहीं करना है और पीछे नहीं हटना है। इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है और पलटवार जो कर सकते हैं उससे भी ज्यादा साहस की जरूरत है। यह एक तरीके की अहिंसा है। एक दूसरे तरीके की भी हिंसा है जिसके सामने हमें अहिंसक होने की जरूरत है। ये वो हिंसा है जिसके कि हम सभी भागीदार हैं। ये हिंसा है जो हम चुप रहकर करते हैं, कि हमारे सामने अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो हम चुप रह सकते हैं। अगर हम किसी अपराध के समय साक्षी बन रहे हैं और जब साक्षी की तलाश हो न्याय के लिए, तब हम चुप रह सकते हैं। अगर 4 लोग हमारे आसपास मिलकर किसी को पीट रहे हैं तो हम चुप रह के उनके साथ खड़े रह सकते हैं। और यह चुप रहना, यह एक इस हमारे आज के परिवेश में यह एक उससे भी बड़ी हिंसा है जिसमें कि इंसान हाथ उठाकर
या कोई तलवार या कोई चाकू या कोई गोली लेकर चलता है। उससे भी बड़ी हिंसा ये है कि हम ऐसे समय में चुप रहते हैं, और इस हिंसा के सामने हमें अहिंसक होना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर गांधी का सिद्धांत हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। मैं फिर एक कविता के पास जाऊंगी। हमेशा हिंसा के साथ शोर नहीं उठता, हमेशा हिंसा के साथ शोर नहीं उठता, कोई हथियार नहीं दिखता, क्रोध हावी नहीं होता, ना कोई लहूलुहान होता है, मौन को म्यान से निकाल धार को तेज कर, एक बेपरवाह नजर के साथ वार, नहीं खून नहीं बहता, पर दर्द उठता है और चीख भी उठती है। लोग मुड़कर देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मौन मुस्कुराता है, हिंसा की जगह वह कभी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ता। तो ये वो वाली हिंसा है जिसे कि जिसका जो अपराध है उसको लक्षित भी नहीं किया जा सकता, और जिसके लिए कोई सजा भी नहीं सुनाई जा सकती, और जिसके होते हुए जिसे करते हुए हम न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश को हम बर्बाद कर सकते हैं। जब सही बात हम कहने से हिचकिचाते हैं, जब सही के साथ हम खड़े होने में हिचकिचाते हैं, सही कहने में और सही सुनने में हम हिचकिचाते हैं, तब हम एक बहुत जाहिर सी हिंसा कर रहे होते हैं, और ऐसे हिंसा के सामने हमें अहिंसक होकर रहना बहुत बेहद जरूरी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि गांधी जी की जो अच्छी बात यह थी कि कुछ भी थियोरेटिकल नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि किताबों में लिखी हुई थी और उसका किसी तरीके से उन्होंने अपने जीवन में उसे अमल नहीं किया हो। वो एक उस तरीके के नेता थे कि जिन्हें लगता था कि अगर ये हो सकता है तो इसे करना होगा, इसे अपने जीवन में उतारना होगा। तो मैं कहूंगी कि उनकी जो बातें थी, वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूं और मैं बहुत हर तरीके से बहुत हर बात का जानकार नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से वो हर बात को अपने जीवन में उतार कर चलते थे, तो ऐसे में मुझे याद आता है जिस तरह से हम आजकल योग का प्रचार करते हैं, तो योग बहुत अच्छी चीज है। ये एक इस तरीके का अभ्यास है जो कि न केवल शरीर, मन और हमारी आध्यात्मिक जीवन हर चीज को सुधार सकता है। लेकिन जो योग है वो आजकल हमारा भारत अभी शायद 102 हंगर इंडेक्स पे 102 पे आ गया है। ये वाला योग जिसका हम प्रचार बढ़ चढ़ कर रहे हैं, ये कितने लोग कर सकते हैं? हमारे भारत में कितने लोग हैं जो कि इसे पूरी तरीके से निभा सकते हैं? क्या उनके जीवन में इतनी भी शांति है कि वे अलग अलग तरीके के आसन ग्रहण कर सके और एक तरीके से अपने जीवन के अंदर भगवान को, अध्यात्म को ले आ सके? मैं फिर एक कविता के हवाले से अपनी बात कहना चाहूंगी। ये नेहरू जी ने कहा था कि योग का जो अभ्यास है वो that is a practice of non-violence, truthfulness and continence, यानी अहिंसा, सत्यता और इंद्रिय निग्रह। कविता। पैदा होने के बहुत पहले बना लेते हैं सामंजस्य मेरे देश के बच्चे, गर्भाशय में ही एडजस्ट कर लेते हैं खुद को। पोषण की कमी से आए अवरोध से कर लेते हैं समझौता, पूरी तन्मयता से वे बदलते हैं आसन कि बेहद अभाव में भी बन सके 10-10 उंगलियां और एक संपूर्ण दिल, कि फेफड़ों में बने इतनी कृपिकाएं कि ले सके सांस पैदा होने के बाद योग मुद्राओं में बैठकर। दूसरी बात, नॉन वायलेंस, अहिंसा।
बलात्कार के बाद ठहर जाता है जो बच्चा, बलात्कार के बाद ठहर जाता है जो बच्चा, जो होता है किसी नशे में चूर वासना लिप्त की संतान, जो गर्भ में रहकर पहचानता है अपने माँ की सिसकियां और चखता है उसके खून का स्वाद, जो होती है भूख में थोड़ी कम मीठी, वह हिंसा के खिलाफ चुप रहना सीखता है, चुप रहकर, और इस तरह निभाता है अहिंसा, करता है योग। ट्रुथफुलनेस, सत्यता। सच एक तलाश है। क्या सच वह है जो झूठ नहीं है, या सच वह है जो नहीं हो सकती कल्पना? बेहद गंभीर सवालों से नहीं जूझता मेरे देश का बच्चा कि उसके सामने के सच के सामने फीके हैं बाकी हर सच, जो है भूख, खाना और मृत्यु। कंटिनेंस, इंद्रिय निग्रह। योग सिखाता है नियंत्रण, सांस पर, भाव पर, आस पर, चिंता पर, चिंतन पर। बहुत ऊंची यह उपलब्धि नहीं हासिल है इन बीमार बच्चों को, जो लगातार खोते हैं नियंत्रण अपने मल द्वार और मूत्र मार्ग का। नहीं कर पाते हैं योग, नहीं ले पाते हैं सांस गिनती पर 1, 2, 3 और छोड़ देते हैं श्वास सदा के लिए शवासन ग्रहण कर। तो ये जो 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 योग का जो एक कंसेप्ट है, इसे गांधी जी ने निभाया। पर किस तरह उन्होंने निभाया इसे? सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई मेरे देश में लोगों के पास कपड़े कम हैं, मेरे देश के लोग एक तरीके के कपड़े पहन रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने त्यागा अपना कपड़ा, उन्होंने अपने आहार में परिवर्तन किया, उन्होंने अध्यात्म के अलग अलग मार्ग उठाए। यह योग करने का तरीका था कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर होकर अपना नमक बना सके, हम अपने कपड़े सिल सकें, हम अपना अनाज बो सकें। यह बात थी कि किस तरह हम जिस तरीके से हमारे ऊपर चंपारण में कहा गया कि ये वाली खेती करो, तो ये वाली खेती न कर हम ऐसी खेती करें कि जहां पर हम ऐसा अनाज उगा सके जो हमें पैसा दे और जिसे हम उगाकर खुद खाकर भरपेट सो सके। यह है इस योग का जो इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए था, जो कि जिसे कि वे कहते रहे और जिसे कि हमें लागू करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरीके का जो उनका जीवन में बात उतार लेने की जो बात है, अगर हम ये हासिल कर सकें कि इसे बहुत ही एक तरीके से किताबी बात न रखकर हम इसे अपने जीवन में किस तरह से उतारते हैं, हम इसे किस तरह से लागू करते हैं, यह बहुत बहुत जरूरी है। जो उनका दूसरा जो सिद्धांत है, ईमानदारी, तो ये पूछने का समय है कि हम कितने ईमानदार हैं। मैंने हाल में जब मुझे कहा गया तो मुझे लगा कि ना तो मैंने बहुत गहन अध्ययन किया हो गांधी जी के बारे में, ऐसा है नहीं, और मैं पूरे अधिकार के साथ हर बात कर सकूं, ऐसा भी नहीं है। और मैंने ऐसे ही YouTube में क्लिक किया तो इतने सारे अपमानजनक वीडियोस गांधी जी के नाम पर, इतने सारे वीडियोस एक साथ निकल आते, एक के बाद एक, कि हैरानी होती है कि ऐसा क्या किया इस बूढ़े गंजे इंसान ने जो कि इतने सारे बातें इन्होंने कह दी है। इस बात को अगर मैं और समझने की कोशिश करूं तो ये और भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि गांधी जी के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए जाते हैं, ये सब उन्हीं के लिखे हुई बात पर हो रहा है। हमारे पास एक पूरा खजाना है क्योंकि गांधी जी को लिखने का बहुत शौक था और प्रयोग करने का शौक भी, वो भी बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करते थे। तो वो अपने प्रयोग के पहले अपनी सारी बात लिख देते थे,
प्रयोग के समय सारी अपने ऑब्जर्वेशन की एंट्री करते थे, प्रयोग के बाद वो सारे ऑब्जर्वेशंस लिखने के बाद उसका निष्कर्ष निकालते थे, और ये सारी की सारी बातें एक तरीके से सार्वजनिक पटल पर जारी थी और हर कोई उसे देख सुन सकता था। उनकी सारी चिट्ठियां हर कोई पढ़ सकता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में सब कुछ, उस आत्मकथा में कुछ भी ऐसा कोई बहुत ही साहित्यिक काम है ऐसा नहीं है, पर सच है वहां। और मजेदार बात यह है कि इसी सच को पकड़कर, उसे तोड़ मरोड़ कर हम इस तरह से उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं आज के समय में कि ये एक इल्जाम की तरह सामने आए, एक अपमान की तरह सामने आए। तो ये तो कितनी अजीब सी बात है कि इसके लिए किसी ने कोई मेहनत नहीं की। यहाँ वहां से कोई ना कोई बात उठाई और उसी को इल्जाम बना के, जो गांधी जी ने खुद लिखा कि भाई आप पढ़ लीजिएगा, हर कोई पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, ये रास्ता इस तरह का है। उस रास्ते को देखकर आप क्या खुद सोचते समझते हैं? अगर आपकी खुद की कोई धारणा है तो प्लीज मुझे बताइए कि आगे क्या है। ऐसे व्यक्ति की वही बात उठाकर हम उसी को अपमान बनाकर उसी के ऊपर डाल देते हैं। तो हमारी ईमानदारी कहाँ है? गांधी जी तो वकील थे, वो मेरी ये बात शायद मुझसे बहुत अच्छी तरह से रख पाते कि बात को सच जो है उसको किसी भी तरीके से कहा जा सकता है। सच को झूठ की तरह कहा जा सकता है, झूठ को सच की तरह कहा जा सकता है, कोई भी बात किसी भी तरीके से मनवाई जा सकती है। लेकिन जो सच होता है वो तो सच ही रहता है ना, बात बदल जाती है। एक और छोटी सी कविता है, भेद। महज कहने भर के अंदाज से, महज कहने भर के अंदाज से कैसे बात बदल जाती है। यूं कहना कि प्लेन चिड़िया से टकराकर क्रैश हो गया, यूं कहना कि प्लेन चिड़िया से टकराकर क्रैश हो गया, और यूं कि उस नन्ही चिड़िया के उड़ान के रास्ते उभर आया था एक विशालकाय विमान। किस तरह बदल देता है दोष, अपराध और सहानुभूति। मैं एक ही बात को तरह तरह से कहकर देखती हूँ, कभी खुद की सफाई में, तो कभी तुम पर सजा सुनाने के लिए, पर सदियों से गलत वाक्यों को नहीं मिलती सही हो जाने की राहत। जैसे सूरज नहीं उगता नहीं डूबता है कभी, पृथ्वी करती है परिक्रमा, सुबह शाम रात दिन, और पेश करती है अपने तटस्थ होने के सबूत। गलत और सही होने के बीच पूरी होती है एक और परिक्रमा, कैलेंडर में बढ़ता है एक और दिन। सूरज के क्षितिज पर उगने पर ही सर उठाते हैं सूरजमुखी के फूल, और बाकी रहती है उतनी ही बात, इतना सा सच। तो सच तो बाकी रहता है, सच हमेशा बाकी रहता है। ये जो चंपारण में गांधी जी ने किया, मुझे इस बार जब फार्मर्स प्रोटेस्ट जब हुआ, जब किसानों का पूरा आंदोलन छिड़ा, तो कई सारे सिद्धांतों की याद आई कि किस तरह से वे अपनी जगह पर डटे रहे, अपनी बात पर अडिग रहे, किस तरह से उन्होंने थकान खुद पर हावी नहीं होने दी, किस तरह से कई तरीके के बल प्रयोग के विरुद्ध भी वे अपनी बात रखते चले गए, किस तरह से वो उन्होंने काफी लोगों को खोया, पर बात वहां पर खत्म नहीं हुई। और जो अच्छी बात और यह भी थी कि इस बात की पूरी ध्वनि पूरी दुनिया भर में सुनाई दी। तो एक तरीके से काफी सारे गांधी जी के सिद्धांतों को इस आंदोलन में काम में लाया गया, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब हम किसी सही बात के लिए सही तरीके से खड़े होते हैं तो वो बात बहुत दूर तक जा सकती है। पर अगर हम सिर्फ सच्चे और अच्छे इंसान बने रहें और हम चाहें कि हम कोई एक दो सिद्धांत गांधी जी के उठा लें और उसे अपने जीवन में
मुकम्मल करने की कोशिश करें तो हम कहाँ पहुंचेंगे। तो इसमें भी मुझे एक इंसान की याद आती है जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जी थे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जी आईआईटी के प्रोफेसर थे और उन्होंने गंगा को साफ करने के लिए और गंगा को बचाने के लिए काफी सारा काम किया, जो काफी विज्ञान सम्मत काम था। उन्होंने काफी सारा काम उसे लेकर किया और एक तरीके से जहां उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक की तरह इस काम को शुरू किया था, ये उनके लिए एक आध्यात्मिक सफर बन गया। और अंत में उन्होंने जब देखा कि कोई किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, तब उन्होंने अपने व्रत रखा। और जब उन्होंने व्रत रखना शुरू किया तो 21वें दिन तक वे भूखे प्यासे रहे। 21वें दिन उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। वे सच्चे थे, उन्हें पता था कि बात का सच क्या है। उनके पास हर तरीके की बात थी जो कि ठीक से रखी जा सकती थी, पर शायद उनके पास उस तरीके की ध्वनि नहीं थी, उस तरह की कूटनीति नहीं थी। शायद इस तरीके से वे दूर दूर तक नजर नहीं आए। शायद हम लोगों को हम लोगों के दर्शन में या हम लोगों की निगाह में वो शामिल नहीं हो पाए। हमें उनका दुख हमने नहीं देखा और इसी वजह से हम उस आंदोलन से ना जुड़ सके, ना एक हो सके और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और हासिल क्या हुआ, ये विश्लेषण मैं आप पर छोड़ती हूँ कि गंगा कितनी साफ हुई, कितनी साफ नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जी थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस बात को लेकर गांधी जी कहा करते थे कि जो एक इंसान की जो एक उजास या एक आभा जो होती है, वो उतनी आकर्षक होती चली जाती है जितना शुद्ध वो इंसान हो। कोई भी चीज जो शुद्ध होती है, वो फिर भाषा हो, खाना हो, संगीत हो, जितनी शुद्ध होती है उसका आकर्षण उतना ज्यादा बढ़ता है। जितना इंसान शुद्ध और विशुद्ध होता चला जाता है, उसका आकर्षण भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। तो ये पूरी पहल, पूरा जीवन जो गांधी जी का था, ये आत्मशुद्धि को लेकर ये था कि उनका जीवन इतना शुद्ध और इतना निर्मल हो कि जब वो कोई सही बात करें तो इस तरह से लोग आकर्षित हों उसको लेकर कि वो इस बात को एक होकर समझे और एक होकर उस पर अमल करें। और हमने देखा है कि गांधी जी काफी हद तक इस बात में सफल रह सके। तो ये है मेरे गांधी जी। और मैं समझती हूँ कि जो 77 इयर्स जो उन्होंने 77 साल का जो जीवन उन्होंने गुजारा, उसमें वो लगातार एक प्रक्रिया में खुद को बेहतर से बेहतर, निर्मल से और निर्मल, शुद्ध से और शुद्ध बनाते चले गए। और यहाँ वहाँ कहीं से भी बिना संदर्भ, बिना परिवेश कोई बात उठाकर और उनके हवाले से कुछ कह देना और फिर उसके बाद उनके ऊपर किसी तरीके का आक्रमण करना या उनका अपमान करना, ये एक बेहद बेहुदी सी बात है। क्योंकि वो जिस प्रक्रिया से गुजरे हैं, और तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी एक चीज की बात करते हैं तो पूरे उनके जीवन में अलग अलग समय में उन्होंने उस बारे में क्या कहा, उस पूरी बात को जब तक नहीं देख सकते तब तक हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि उस बात पे उन्होंने अपनी अंतिम राय कैसे कायम की। और इस पूरे संदर्भ और इस पूरे परिवेश के साथ अगर हम गांधी को देखना चाहें तो हम गांधी जी को समझ सकते हैं। गांधी जी को की तो हत्या कर दी गई 1948 में, लेकिन मन नहीं भरा लोगों का। और
साल दर साल हर बार फिर से कुछ ना कुछ कोई ना कोई तरीका ढूंढकर वे कोशिश करते हैं कि कहीं पुतला जला के मार डालें या किसी तरीके से उनकी प्रतिमाएं तोड़ दें और अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि गांधी किसी तरीके से खत्म हो जाए। गांधी जी के जो स्थल थे वे लगभग सारे पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं। एक तरीके से तीर्थ स्थल जो थे वो पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं और एक तरीके से जो खुशबू उन जगहों पर थी वो मिटती जा रही है। और बड़ी अजीब बात है कि अभी भी कोई राजनेता किसी भी देश से आए, अभी हाल में जब बोरिस जॉनसन आके गए तो हर कोई आकर चरखे पर जरूर अपना हाथ चलाकर जाता है। तो परिवेश, संदर्भ, आज चरखे पर हाथ चलाने से हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। गांधी जी का जो सिद्धांत है वो चरखा या खादी नहीं है। प्रतिमाओं को तोड़ने से या हर बार गोली से उड़ा देने से विचार खत्म नहीं हो सकता। और इतना सारा साहित्य है, अगर जरा भी ईमानदारी है हमारे अंदर तो इतना व्यापक साहित्य हमारे सामने बिल्कुल खुले में हाजिर है। हम उसे जाकर पढ़ सकते हैं, उसके बाद में राय बना सकते हैं, उस पर सवाल उठा सकते हैं। वो खुद हर बात पे सवाल उठाते थे, वो हमारे सवाल उठाने पर कैसे नाराज हो सकते हैं? उनसे असहमति हम हमेशा हो सकती है, लेकिन बिना समझे कोई बात, सुनी सुनाई बात को उठाकर लगातार कोई अपमान कर कर कहाँ पहुंचेंगे हम? गांधी जी तो फिर भी, भले ही वो अभी भी नोट पर हों या सिक्के पर जब तक हैं, अभी भी मुस्कुराते रहते हैं। और ये आखिरी कविता पढ़ने के बाद में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। मुस्कुराना। सहज हो तुम मुस्कुराना, जैसे शिशु देखकर किसी की आंखों से झांकती हुई आत्मा, खिलखिलाना फूल सा अपने हृदय के संगीत में डूबते उतरते मौजों की उमंग सा, जीवन की तमाम खूबसूरत संभावनाओं के पूरे होने की उम्मीद में मुस्कुराना। अपनी जीत पर, रणनीति पर, राजनीति पर, अपने विवेक पर, भाग्य पर, बुद्धि पर और चाहे जो हो नियति पर। दर्द में, दुख में, अपने टूटने पर, बिखरने पर, उन लोगों पर मुस्कुराना जो छोटा करें तुम्हें, उन लोगों पर जो खारिज कर दें अस्तित्व, जो साबित कर दें तुम्हारा हर सही गलत। मुस्कुराना तब जब आंखें रोना चाहती हों, जब हार निश्चित हो, जब सब पाया हुआ बस खोने को हो। मुस्कुराना विद्रोह की तरह, जैसे रेगिस्तान में खिल जाता है लाल चटक फूल, ज्वालामुखी के पास लहलहाती है फसल, जैसे बचा रह जाता है पानी कुएं में भीषण अकाल में। मुस्कुराना अपने होने की जिद में, युद्ध के ललकार सा और पूजा के आरंभ सा, शंख के नाद सा गूंजता, दिए की लौ सा आलोकित, अंधेरों के सामने रोशन हमेशा। शुक्रिया। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत कविता से आपने अंत किया और एकदम उजास और आशावादी और प्रतिरोध के स्वर में लाके छोड़ा पूरी बात को, कि मुस्कुराना भीषण गर्मी में बची थोड़ी सी नमी की तरह या ललकार की तरह या प्रतिरोध की तरह। तो बहुत ही अच्छी कविता है। और इस कविता की शुरुआत आपने जिस उनकी शिशु जैसी मुस्कान से, हंसी से की, तो उस पे कई कविता मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। जो भी गांधी जी के साथ रहे हैं वो उनकी शिशु जैसी हंसी, निश्चल हंसी के बड़े दीवाने रहे हैं। तो ये बहुत ही, और निहाल वैद्य जी लिख रहे हैं कि बेनी जैसन अपनी लिखावट और बेबाक ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। सवाल तो यहाँ पे मुझे एक आध ही दिखे हैं,
और लेकिन उसको बोलने से पहले मैं थोड़ा सा टिप्पणियां पढ़ लूंगी ताकि आप उतनी देर आपके गले को आराम मिले। आपका वक्तव्य तो सभी योगेंद्र आहूजा, प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा, भारतचंद जोशी जी और कौन है, राजेश उत्साही जी, विनीता यशस्वी, शिवी, सारे ही लोग बहुत तारीफ इसकी कर रहे हैं। मैं 2-4 टिप्पणियां पढ़ती हूँ, उतने में आपको गले को आराम मिलेगा, तो फिर हम थोड़े से 2-4 सवाल लेंगे। आप जुड़े हुए विद्वजनों से भी निवेदन है कि अगर आपकी कोई सवाल या टिप्पणी हो जो जिसके सहारे हम अपनी थोड़ी सी बात इनसे और बढ़ाएं, जरूरी नहीं है कि वो एकदम सीधा सवाल ही हो, तो मैं आमंत्रित करती हूँ वो। अभी योगेंद्र आहूजा जी लिख रहे हैं कि महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए डॉक्टर बेजी जैसन का आभार। उजास का आज का कार्यक्रम आपकी बातों के अलावा प्रभावी वक्तृता के लिए भी स्मरणीय रहेगा। वास्तव में आपके बोलने का अंदाज और आपकी जो आवाज है बहुत ही, मतलब इंटरनेट ने तो बहुत कोशिश की उसको बिगाड़ने की, लेकिन वो अपने आप में इतनी ज्यादा अच्छी और इतना डिस्टिंक्टिव, एक एक शब्द अलग ऐसी है कि वो उसकी डिस्टरबेंस के साथ भी सुनाई दी, शायद किसी और की होती तो नहीं सुनाई पड़ती। साधना मोहन जी देहरादून से लिख रही हैं कि सच कह रही हैं, उनकी निरंतर हत्या हो रही है, उनके प्रति इतनी जनक बातें कही जा रही जो नाकाबिले बर्दाश्त है। निहाल जी का तो मैंने पढ़ा ही कि पूरी दुनिया में ये बात साबित हो चुकी है कि हिंसक आंदोलन से कहीं ज्यादा सफलता अहिंसक आंदोलनों को मिली है। दुनिया में साबित हो चुकी है बात। विनीता यशस्वी जी और शिवी आपकी कविताओं की तारीफ कर रहे हैं लगातार। राजेश उत्साही जी ने बोला कि अभी उन्होंने गांधी जी पे, राम पे एक चर्चा सुनी थी और आज बेजी जी के गांधी को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं एक इनके आलोक टंडन जी जुड़े हुए हैं हमसे। नमस्कार आलोक जी। अनूप भार्गव जी तो लगातार ही आपकी कविताओं की और गद्य पद्य और वक्तव्य की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं वर्षों से उनके गद्य पद्य दोनों का मुरीद हूँ। मैं इनका सवाल लेना चाहूंगी जैस्मिन मेहता जी का। वो पूछ रही है कि क्या गांधी जी की अहिंसा डरपोक की अहिंसा थी? हालांकि आप इसका जवाब अपने वक्तव्य में दे चुकी हैं, लेकिन हम सवाल की शक्ल में, हमारे पास एक ही बात आई है तो हम उसे संबोधित करते हैं। तो जैस्मिन जी पूछ रही हैं कि अहिंसा डरपोक की अहिंसा थी क्या उनकी? जी जी ये मेरी आवाज साफ है क्योंकि मुझे कम सुनाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो एक्चुअली हाल में मैंने शिव खेरा जी की एक बात सुनी थी। शिव खेरा जी जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उन्होंने इस हवाले से बात कही कि जब रामायण का प्रसंग लेकर कि जब सीता को अगवा किया तो क्या हम अहिंसा मार्ग अपनाते, और इसलिए मैं गांधीयन नहीं हूँ। यह बात उन्होंने, जो मेरे पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लोग भेजते रहते आगे अलग अलग तरीके के, उस तरीके से ये बात आई। तो ये अगर किसी को कोई उठाकर ले जाए या किसी तरीके का अत्याचार अगर हो रहा है तो उसके सामने चुपचाप निष्क्रिय होना अहिंसा नहीं है। एक तरीके से बिना किसी भी प्रतिक्रिया के, बिना किसी भी समझ के इस बात का इंतजार करना कि बात अपने आप बदल आएगी, ये कोई अहिंसा नहीं है। अहिंसा जो गांधी जी जो कहते हैं वो ये है कि अगर किसी ने गलत किया है तो पहले कहो कि यह गलत है, और फिर उसके सामने खड़े हो और फिर उसके सामने वो जिस तरीके से भी तुम पर वार कर रहा है उसे लो, लेकिन पलटवार मत करो। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जब हिंसा करता है तो जिस पर हिंसा करता है जाहिर है उसे तो दर्द होता ही है, पर जब वो लगातार हिंसा करता है तो वो दर्द जिस पर कर रहा है वो खुद भी महसूस करता है। गांधी जी उस दर्द को महसूस करवाना चाहते थे, क्योंकि हिंसा के आगे हिंसा और उसके आगे हिंसा, ये तो हम करते जा सकते हैं। और एक जो बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि हमें ये देखना बहुत जरूरी है
कि जब भी हम कोई बात रखते हैं या कोई भी बात जब हम करते हैं, तो हमारे केंद्र में क्या है? हमारे केंद्र में हमारी बात से लगाव है, या कोई पिछली बात के का बदला हम लेना चाहते हैं, या नफ़रत है, या किसी का प्यार है, या हमारे केंद्र में क्या है? तो गांधी जी कहते हैं कि आपके केंद्र में सत्य होना चाहिए। इसमें प्रेम, लगाव, नफ़रत इसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि सत्य अकेली एक ऐसी चीज़ है जो कायम रहती है। बाकी सब इधर-उधर हो सकता है, बाकी सब आपके ऊपर है, और इस सत्य के साथ खड़े रहना, इस वाली अहिंसा के बारे में गांधी जी कहते हैं। आप म्यूट हैं। हाँ, बहुत अच्छे से आपने दोबारा ये बात समझाई अपनी अहिंसा को लेके, कि वही बात है ना जो आप ये कह रही थी कि इतने ज़्यादा उन पे आक्रमण होते हैं, इतना अभी भी बताइए कि एक पूरा मतलब गोली मारी जा रही है तस्वीर या मूर्ति को भी। तो इतनी हिंसा जब समाज में है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप बिना पढ़े कर रहे हैं। पहली बात तो आप बिल्कुल। पूरे गांधी जी को एक मूर्ति में रिड्यूस कर दे रहे हैं। वो सामने होंगे तो छोटी-सी काया में, और सामने नहीं है तो पोस्टर या मूर्ति में, तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे तो चीज़ें भी फिर इंटर रिलेशन में देखेंगे। जैसे आपने अहिंसा की बात की तो सत्य आएगा ही आएगा। ये बात बिल्कुल। आएगी ही आएगी कि केंद्र में क्या है। तो एकदम बात बदल जाती है जब आप उसको उसके टोटलिटी में देखते हैं। तो ये बात आपने बार-बार, आपके सरोकार का ये एक बहुत बड़ा बिंदु था, जिसकी वजह से आपने गांधी जी को चुना भी होगा शायद बोलने के लिए, क्योंकि बार-बार आपके वक्तव्य में आपकी ये चिंता झलक रही थी कि हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी विचार को कहीं से भी उठा के 1-2 शब्द पलट के उसी को समूचा मान के उस पर रिएक्ट करते हैं। जी। जबकि अगर आप और अगर पूरा पढ़ने के बाद दिक्कत है तो वो तो हर कोई चाहेगा कि उस पर बात होनी चाहिए। तो एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी आपने ये कहा कि जैसे-जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, वैसे-वैसे व्यक्ति की उजास बढ़ती चली जाती है। बल्कि उजास शब्द कई बार आपके वक्तव्य में आया तो और भी अच्छा लगा हमें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे शुद्ध से क्या तात्पर्य है? शुद्ध मतलब व्यक्ति का शुद्ध होना यानी? ये मेरा एक बहुत ही जो व्यक्तिगत धारणा कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हर कोई इसे इसी तरीके से सोचता समझता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें ये जीवन दिया गया, और ये एक ऐसी बात है जो कि मैं अपने जीवन में भी इसे उतारना चाहती हूँ कि हमें जो जीवन मिला है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई गीता के सूत्र हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं, इसको कैसे जीना है, उसके बहुत सारे नियम हैं, कुछ समाज के नियम हैं, कुछ धर्म के नियम हैं। तो इन सब से हटकर अगर मैं या कोई भी व्यक्ति खुद को अपनी पूरी दृष्टि के साथ देख सकता है, समझ सकता है, और उस तरह से खुद को एक तरीके से प्यूरिफाई करता चला जाता है कि इस बात के सामने कोई कपट नहीं, कि आप किसी चीज को इसलिए नहीं फॉलो कर रहे, जैसे कि कहते हैं कि भाई सदा सत्य बोलो, तो आप सदा सत्य बोलो, सुना इसलिए आप सदा सत्य नहीं बोल रहे हो, या कोई सामाजिक धारणा है जिसके लिए आपको सदा सत्य बोलने की जरूरत है, बल्कि आप जानते हैं कि सत्य की क्या महिमा है और आप इसलिए सदा सत्य कहना चाहते हैं, और एक खुद को आप देखना चाहते हैं पूरी दृष्टि के साथ कि आप कौन हैं, और स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से उसे लगातार प्यूरिफाई करता है कि हम जाने कि ये एक टेम्पटेशन था, इसे साइड में होना चाहिए, ये बात गलत थी तो इसको इस तरह होना चाहिए, मैं इसको इस तरीके से जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो ये बात गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तो वो जो जिस ईमानदारी की जो बात है, जब हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सभी बातों के ऊपर अमल करते चले जाते हैं, जो कि गांधी जी लगातार करते रहे, तब मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान का आकर्षण काफी हद तक बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे कि हम ऐसे रेसिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर ही वो आभा इतनी होती है
कि खुद देख के लगता है कि इसके पास अगर हम थोड़ी देर भी खड़े रहेंगे तो वो आभा शायद हमें भी मिलेगी, हम भी उस आभा से आलोकित हो सकते हैं। तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है, जिसे कि मैं और मुझे लगता है कि अगर मेरे बस में हो सके तो या ऐसा कोई हासिल मैं गांधी जी के जीवन से उठाना चाहूंगी तो वो शायद यही होगा कि ये पूरी प्रक्रिया की लगातार आत्मनिरीक्षण कर कर हम उस मार्ग पर चल सके कि ये सही है, ये गलत है, हम इसे नहीं उठाएंगे, और अपनी एक पूरी पहचान जो एकदम निर्मल पहचान जैसी हमारी होनी चाहिए, अगर हम वहां पहुंच सके तो उसे मैं शुद्धि कहूंगी। जी। और इसको मैं एक और तरीके से जैसे समझाऊंगी जो ज्यादा आसान है समझना, कि कोई भी संगीत जब होता है, संगीत में जब वो प्योर होता चला जाता है, जब कोई एक राग एक तरीके से बजता है तो वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो आप अगर किसी वस्तु को लेकर देखना चाहते हैं तो आप जैसे कार्बन है, तो वो कार्बन से वो जब तक वो हीरा बनता है, वो जितना प्यूरिफाई होता है वो उतना खूबसूरत होता चला जाता है। तो इस तरह से हर चीज, पूरी दुनिया में हर चीज वो जितनी प्यूरिफाई होती है उसका मूल्य, उसका आकर्षण उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो शुद्धता शब्द है, इसमें आजकल के ज़माने में कोई बहुत अलग अर्थ ले लिया था, तो मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए कि आपका इससे क्या आशय है। तो जितना मैं समझ पाई कि आपने शुद्धता को लगभग एक प्रक्रिया में देखा, और जब आपने गांधी जी के सिद्धांत की बात की तो आपने पहला सिद्धांत बोला भी प्रयोग का था, अभी आपको शुद्धता समझाने के लिए प्रयोग का पूरा सिद्धांत दोबारा आया, जिसे हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी या महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बहता हुआ पानी की जो बात की, तो जो बहते पानी की शुद्धि है, जिसमें हम अपने आप को अनवरत बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं, अनवरत आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। तो शुद्धिकरण एक प्रक्रिया के रूप में वो कह रही हैं, किसी बनी बनाई नैतिकता या किसी बनी बनाई ढांचे में खुद को भी उसमें कैद करना और दूसरों को भी उसमें कैद करने की कोशिश वाली शुद्धता से इनका यहाँ मतलब नहीं था। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि प्रयोग पे बात हो चुकी है, उसके बाद निहाल जी का प्रश्न लूंगी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपको भी सबसे महत्वपूर्ण उनका पहला सिद्धांत भी आपको प्रयोग लगा, अभी भी आप प्रयोग की बात लगातार हो रही है कि वो प्रयोग करते थे। आपने बहुत अच्छे से वो पूरी प्रक्रिया समझाई कि हर चीज उनकी नोटेड भी है, पब्लिक पूरे उसमें भी है, प्लेटफॉर्म पे हर चीज मौजूद है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, और उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको वो अमल करते थे, किसी बनी बनाई बात को नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने सारी चीजें अपनी खुद की निगाहों से देखी, पूरे एक्सपेरिमेंट से गुजर के देखी, क्या उनके आसपास रहने वाले जो लोग थे उनको गांधी जी में वो स्पेस मिलता था कि वो भी अपने प्रयोग कर सकें? जैसे अगर मुझे अहिंसा को अपनाना हो या मुझे कुछ करना हो तो मैं चाहूंगी कि मैं भी उन बातों पे, उन्हीं प्रयोगों से गुजरूं, क्योंकि एक मुहावरा चल निकला है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी टाइप से। मैंने वो खुद तो प्रयोग करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचते थे, पर ऐसा लगता है कि निष्कर्ष में पहुंचने के बाद उनके आसपास वालों के लिए तो वो मजबूरी हो जाती थी कि उनको ये बात माननी ही है। ये मैं जानना चाह रही थी आपसे कि हमारे प्रयोग का क्या। जी, ये अच्छा सवाल है, और इसमें मैं कस्तूरबा, आप शायद म्यूट कर, मुझे लगता है डिस्टरबेंस आ रहा है, कस्तूरबा का मैं सहारा लूंगी इस बात को बताने के लिए कि जब गांधी जी ने कहा कि हर किसी को संडास साफ करना पड़ेगा, तब कस्तूरबा को भी कहा कि आपको भी ये काम करना पड़ेगा, और बिल्कुल जिस तरीके से आपका नंबर आएगा उस समय आपको भी करना पड़ेगा। तब कस्तूरबा कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूं और ये काम मेरा नहीं है, ये काम अछूतों का है और मैं ये काम नहीं करना चाहती, मैं ये काम नहीं करूंगी। तब गांधी जी कहते हैं कि देखो, या तो तुम इसे पूरे मन से करोगी, और अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम इसे मत करो। गांधी जी कह तो देते हैं, और कस्तूरबा तो कस्तूरबा ही है, तो वो भी कह देती है ठीक है मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगी। तो तब गांधी जी नाराज हो जाते हैं और उन्हें पकड़कर आश्रम से बाहर करने की कोशिश करते हैं कि तुम निकल जाओ,
तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम इसको नहीं पालन कर सकती तो तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। पर इसके बाद जो बात होती है, इसके बाद ये नहीं होता कि कस्तूरबा मान जाती है, इसके बाद गांधी जी समझते हैं कि जिस अहिंसा की बात वो कर रहे हैं वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि यह एक तरीके की हिंसा थी कि वो अपनी बात दूसरे पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और तब वो कहते हैं, तब वो पीछे हटते हैं, और जब वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं उसके बाद कस्तूरबा खुद अपने मन से वो साफ करती है। तो ये जगह और ये आग्रह कि मेरे साथ जो जुड़े हैं वो सब मेरी ही तरह उस प्रयोग में शामिल हों, ये तो उनका रहा। उन्होंने काफी बार ऐसे नियम भी बनाए कि भाई इसे इसी तरीके से किया जाए। पर अच्छी बात शायद ये रही, जैसे मैंने कहा कि उनके साथ कस्तूरबा थी जो कि उनके ऐसे अजीबोगरीब प्रयोग के सामने हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा देती थी। बाकी भी काफी लोग थे जो कि जिन्होंने हमेशा उनके प्रयोगों को इसी तरीके से नहीं ले लिया कि ठीक है। उसी तरीके से जो उद्योगपति बजाज थे और उनकी मेरे ख्याल से बहू थी या कोई, वो सिल्क की साड़ियां पहनती थी, तो उन्हें कहा गया कि भाई तुम्हें खादी की साड़ी पहननी होगी अगर आश्रम में रहना है तो जब तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो बस आदत ही सिल्क की साड़ियां पहनने की है, और मुझे नहीं समझ में आता कि खादी की साड़ियां पहनने से ऐसा तो कौन सा सत्याग्रह हो जाएगा। तब गांधी जी ने कहा कि जब तक वो अपने मन से नहीं पहनती तब तक उन पर जोर न डाला जाए। और ये शायद उनकी बात का आग्रह होगा या जो भी रहा हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत खादी पहनना शुरू कर दिया। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, आपने बहुत अच्छे से जवाब इस बात का दिया और मैं भी इस बात पे बहुत सोचूंगी। लेकिन मेरा अंततः मेरी जो अभी तक इमेज है, मेरे को लगता यही है कि गांधी जी के साथ रह के ये पॉसिबल नहीं था कि उनकी मर्जी की ना करें, क्योंकि दरअसल होता तो ये है कि कस्तूर जब तक वो कह तो देंगे कि जब तक उनकी मर्जी हो तभी करें, बट जनरली होता है कि अनकहे ढंग से भी एक ऐसा माहौल बना होता है कि जब हम जिसके साथ रह रहे हैं करना तो उसी की तरह से पड़ेगा। तो एक होता है ना, एक ऐसा व्यक्तित्व होना अपने आप में डेमोक्रेटिक कि आप उसके सामने वास्तव में अपनी मर्जी सुन पाते हैं और कर पाते हैं। कई बार होता है कि वो पैट्रियार्की तो देखिए हर किसी में थोड़ी बहुत होती ही है, कैसे कहाँ जाएगी, वो भी अभी और जिंदगी उनको मिलती तो और वो थोड़ा और घिसते शायद पैट्रियार्की को। लेकिन ऐसा लगता है कि वो और ही ऐसा होता है आपका कि आपकी हमारा मन ही थोड़ी देर बाद शाम तक, सुबह से शाम तक ये करेगा कि आप जो चाहते हो उसे करने का। तो वो एक हल्की सी बात मुझे, जितना मैंने अब तक पढ़ा है उससे मुझे जो नजर आया अब तक तो ये आया है, पर वो तो एक समय की भी बात है, एक समय के हम प्रोडक्शन होते हैं, उसमें तो उनकी आत्मकथा में तो ये बात लिखी गई है ना कि मैं चाहता था कि मैं और कसूर जो है दोनों एक रंग में रंगे। उसके बाद उनका दूसरा वाक्य है कि एक रंग में रंगने का अर्थ यह था उनका कि कसूर जो है वो मेरे रंग में रंग जाए, पूरा लाइन है वहां पे। तो खैर वहां से घिसते घिसते उन्होंने बहुत कम किया होगा, बट ऐसी फीलिंग आती है कि औरा उनका वही रहा कि करना तो आपको वही पड़ेगा जो उन्होंने निष्कर्ष कर लिया है। लेकिन उनकी प्रयोग की थ्योरी हमें बहुत भाती है, हमें भी, और हमें लगता है कि हम भी उनकी तरह से प्रयोग करने की ताकत बटोरे। तो मैं पहले नेहार जी का सवाल लेती हूँ कि फिर उसके बाद साधना मोहन जी का लेंगे कि समाज में जो हिंसा है, व्हाट्सएप में जो हिंसा है, उसके लिए कोई लेखक या कवि क्या कर सकता है? जी, लेखक या कवि, कोई भी लेखक या कवि क्या कर सकता है, अपने आसपास को सही तरीके से देखकर वो वक्तव्य की तरह, कविता की तरह, कहानी की तरह उसे शामिल करे। उसकी तरफ से नजरें हटाकर किसी और दृश्य का वर्णन करने की जगह जब यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, घट रहा है, तो उस पर एक तरीके की कमेंट्री, जरूरी नहीं है कि कोई हस्तक्षेप ही हो, जरूरी नहीं है कि ऐसी कविताएं लिखे जिसको लेकर आंदोलन ही मचाया जाए, पर उसको रजिस्टर तो करना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा कि 4 लोग निराश हो गए
इतने लोग मर गए, फिर उन्होंने क्या महसूस किया, इतना तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भले ही कोई हल पहुंचे या नहीं पहुंचे, पर ईमानदारी से उनकी भावनाओं को पकड़कर उसे दर्ज तो करना पड़ेगा, उतनी तो जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ, बहुत सही आप कह रही हैं कि अगर जितनी हिंसा हो रही है उतनी पूरी दर्ज होगी तो कम से कम मतलब उसकी प्रतिरोध की आवाज भी उतनी ही होंगी। ये साधना मोहन जी का सवाल है कि आज जब लोग किसी विरोध में हड़ताल करते हैं तो कुछ लोग कह देते हैं कि गांधी देश को हड़ताल और लाठी दे गए हैं, सुनकर बुरा लगता है, आपका क्या कहना है? लाठी तो उन्होंने चलने के लिए ही ली है, कभी उठा के किसी पे मारी नहीं। सही बात। और और वो तो मतलब अगर आपको चलने में तकलीफ हो तो कोई भी लाठी लेकर चल सकता है। और जहाँ तक हड़ताल का सवाल है तो ये तो हमेशा से सबसे जो एक प्रबल तरीका है विरोध का और अहिंसक तरीका है वो है। और उसे, जैसे कि मैं खुद केरल से आती हूँ तो कई बार जैसे हड़ताल वहाँ पे कई बार गतिरोध पैदा कर देते हैं। तो इस बात पे मैं अंबेडकर जी की बात कहूंगी कि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा पूरा, बाकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी थी उन्होंने भी साथ दिया, लेकिन काफी सारा श्रेय उनको जाता है। और जब लिख दिया गया तो किसी ने कहा कि बहुत अच्छा संविधान लिखा है, तो अंबेडकर जी ने कहा संविधान कितना भी अच्छा लिखा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो ये संविधान बुरा ही होगा। अगर संविधान बुरा है पर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो वो संविधान अच्छा ही होगा। और उसी तरीके से ये हड़ताल है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा। अगर आप उसको खुद एक लाठी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत निश्चित है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं होगा। जी, इस पे आपको कुछ कहना है? मतलब आप चाहें तो कह सकती हैं, वरना हम किस बात पे? वो महेश पुनेठा जी जुड़े हुए हैं पिथौरागढ़ से, ये कह रहे हैं कि गांधी जी पुरुषवादी थे, इस पे कुछ कहना है आपको? गांधी जी उस समय थे जहां पर, जैसे मैंने बोला कि जब उनका विवाह हुआ तब से वो यही सोच रहे थे कि जब कस्तूरबा आएगी या जिससे भी जो भी उनकी पत्नी आएगी वो उनकी बात मानेगी, उनका अनुसरण करेगी। तो ये तो पितृसत्ता में जो बातें हमारे जो दी गई वो उन्होंने भी उसी को उसी तरह से देखा और उसी तरह से काफी वक्त तक लागू भी किया। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका में पहुंचे तो उन्होंने ही कहा कि इस समय मुझे दूसरा जो एक याद आता है कि उन्होंने कहा कि कस्तूरबा तुम भी उठो और तुम भी आंदोलन में जुड़ जाओ। तो कस्तूरबा ने कहा मुझे भी वो लोग जेल भेज देंगे। तो तुम जेल चली जाओ, क्या दिक्कत है? बोलती कोई औरतें थोड़ी ना जेल जाती है। देखिए भाई, औरतें जाएंगी तो कैसी दिखेंगी? बोलती वैसे ही दिखेंगी जैसे आदमी दिखेंगे। तो कि तुम्हें भी हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये जो भागीदारी की जो एक बात थी, मैं मानती हूँ और ये मुझे भी महसूस होता है कि वो शुरू शायद पितृसत्ता और उस तरीके की जगह से ही शुरू हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए उसमें काफी फर्क उनके जीवन में आए हैं। जी जी, धन्यवाद। आपका जवाब सही है भी, मतलब प्रोडक्ट तो सब लोग अपने ही परिवेश के होते हैं तो थोड़ा बहुत तो वो रह ही जाता है, वो आपने भी महसूस किया, हमने भी। लेकिन आपके जवाब काफी मतलब अच्छे से हमें समझ आया। हमें लगता है कि उजास के 2 एपिसोड गांधी जी पे हुए हैं, एक अफलातून जी ने काफी विस्तार से उनसे जुड़े कुछ अनुभव सुनाए थे, एक आपने एकदम आज के हालात पे किस तरीके से हम गांधी जी को लें, उनके पूरे सिद्धांतों को बता के, इवन मुझे लगता है कि गांधी जी के आदर्शों से, उनके तौर तरीकों से आपकी वो कविताएं प्रभावित थी,
क्योंकि जो तरीके किसान आंदोलन में या ये नागरिकता वाले कानून में आंदोलनों में जो प्रयोग हुए, जो तौर तरीके, उनसे आपके मन में जो चीजें उमड़ी और जो गांधी जी से उनका जितना लिंक बन रहा था, तो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं कविताओं में उनकी उजास थी। तो किस तरीके से आप उन्हें ग्रहण कर रही हैं, उसका एकदम एक साक्षात्कार हमें आपकी कविताओं के माध्यम से भी मिला, वक्तव्य से अलग, कि आप चीजों को, मतलब हम उसे, इनके प्रश्न का जवाब भी एक तरीके से निहार जी का कह सकते हैं कि एक लेखक या कवि उस हिंसा पे क्या कर सकता है। तो थोड़ा सा जो उनकी कविताएं कर रही हैं, इनकी जो मुस्कान कविता है, मतलब ये इतना अच्छा जवाब है हिंसा का कि मुस्कान को उस प्रति, मतलब एक उस प्रतिकार की तरह, उस प्रतिरोध, उस ललकार की तरह, उस एक सूखे हुए, जो एकदम सूख जाता है ग्रीष्म में सब कुछ, उस बची हुई नमी की तरह बचा लेना। तो जहाँ सौंदर्य और मुस्कान और जितने भी आपने कोमल और उदात्त गुण बोले, उनसे हम अपने समय का एक प्रतिरोध का पाठ रच सकते हैं। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से समझाई, और इसे समझाने में गांधी जी के सिद्धांतों को की एकदम 1 2 3 करके प्रयोग की बात की, ईमानदारी की बात की, पारदर्शिता की बात की, अपने निर्णयों पर भी बार बार संशय करना एक वैज्ञानिक की तरह और लगे रहना उनका परिष्कार करने में। लेकिन जब आप एक किसी निर्णय पे पहुंच गए हो, तो उसको आचरण में बदलना, इस तरीके की चीजें एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, दो के पहाड़े की तरह लाके आपने उनके बहुत जटिल चीजों को, ताने बाने को हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि उनकी जो उजास, आपकी उजास और आप उनकी जो उजास लेकर आई हैं, उससे हमें अपने समय को समझने में और उसके जो ज्वलंत सवाल हैं उनसे जूझने में हमें उनसे तो मदद मिलेगी। और अगली बार हमारी कोशिश रहेगी, वैसे अगला जो उजास है वो पर्यावरण दिवस पे है, तो या तो पर्यावरण पे कोई बात होगी, अन्यथा मुझे लगता है कि हमें अब अंबेडकर और गांधी जी के बाद मार्क्स पे भी कुछ सुनना चाहिए किसी विद्वान से। और मैं इनका धन्यवाद करने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी बात शुरू की थी अपनी निजी अनुभव से, गांधी जी जो आपके अपने गांधी, शुरू में आपने उन्हें कैसे देखा। तो मैं एक लाइन में अगर अपने बोलूं, नहीं गांधी जी पे नहीं बोल रही, वो तो आप बोल रही थी, मेरे भी लगभग वैसे ही हैं जैसे आपके हैं, बट मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो हमारा शहर का परिवेश रहा, एकदम संस्कार जो मतलब एक तरह का ठहरा हुआ समाज है जो, तो वहाँ गांधी जी को गलत और टुकड़ों में और सतही ढंग से जो गलत पाठ उनका किया जाता है, तो मुझे लगता है कि हम उसके सताए हुए लोग थे। जब हम यूनिवर्सिटीज में पहुंचे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमें लगता है कि हम मार्क्स के गलत पाठ के सताए हुए लोग हैं। मतलब पहले उनके गलत अनुयायी, और गांधी जी को तो इतने लठ मार के घर में क्या बोलते हैं किया जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे हमारे नाक में आंख में ठूस देंगे गांधी जी को। गांधी कौन से गांधी? जो उनके गांधी हैं जो गलत परसीव किए गए। तो और बाद में यूनिवर्सिटी में गए तो वहां ये पढ़ा गया। तो मेरे ख्याल से ये जो कार्यक्रम है, ये धुंध को छांटने में हमें बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हमारे लिए कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट गांधी जी हैं वो बहुत शोषक की भूमिका में आ गए, क्योंकि लोगों ने इस तरीके से उन्हें हम पे अप्लाई किया। तो मुझे लगता है कि आज मेरा आपके वक्तव्य के बाद इस बात पे ध्यान गया कि इस उजास के कार्यक्रम से हम लोग की वो धुंध भी हटेगी कि जहां हम महापुरुषों से एक सही निगाहों से जुड़ सकें। तो मैं सभी हमसे जुड़े रहने वाले सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपने अपना कीमती समय निकाला, और आधा पौन घंटे हम लेट होते चले गए। नेटवर्क और मीडियम जो है हमारे धैर्य की और ऑडियंस के धैर्य की परीक्षा लेता गया, फिर भी उसके बाद भी वार्ता इतनी अच्छी जरूर रही कि हम कह सकते हैं कि हाँ, हम मतलब इतनी बाधाएं को पार करके हम एक सार्थक बिंदु पे पहुंचे। हरिमोहन शर्मा जी भी बोल रहे हैं प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक बातचीत। एक लास्ट प्रश्न अगर आप इसका जवाब दे सकें, तो ये नमस्ते करने से पहले आ गया है तो इसको ले लेते हैं शायद, है ना। महेश पुनेठा जी कह रहे हैं कि गांधी जी कहते थे कि स्त्रियों को एक अच्छी गृहिणी बनाने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए, इस तरह स्त्रियों को घर तक सीमित कर देते हैं, यह स्त्री स्वावलंबन के विरोध में नहीं है। ये फिर वही उसी तरीके का सवाल है जैसे कि वर्ण व्यवस्था की बात थी।
तो बहुत ही मुखर होकर गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा था कि ये इसमें कोई गलती नहीं है, और वर्ण व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो जारी भी रहे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। उसी तरीके से जब ये गृहिणी वाली बात है तो एक तरीके से जो डिवीजन ऑफ लेबर की तरह जब उन्होंने उसे जब देखा शुरू में, तो उन्होंने ये बात अवश्य कही है कि अगर वो रहे। लेकिन वही गांधी जी जो आगे बढ़कर जिस तरह से जब वो जेल गए तो उनके पीछे कस्तूरबा अपना भाषण देती थी, उनके साथ जुड़ी हुई जितनी महिलाएं थी, काफी सारी महिलाएं थी, और ऐसा नहीं था कि सारी महिलाओं को उन्होंने इस तरीके का ये फिर से जो एक बात को निकालकर उस बात को के हवाले हम कुछ सिद्ध करना चाहते कि गांधी जी ने ये कहा था। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि गांधी जी ने ये नहीं कहा था, लेकिन क्या यही बात वो कहते रहे या इस बात में उन्होंने कोई संशोधन किया अपने जीवन में भी और अपने कथन में भी, ये बात देखने लायक है और सोचने लायक है। ये बहुत ही अच्छे से जवाब दिया आपने, क्योंकि हम लगा गांधी जी की बात जब भी होती है, बात होती है प्रयोगशीलता की, गतिशीलता की, तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने अंत में क्या कहा। ये देखना है, मतलब कोई भी बात उनकी देखने का यही तरीका हो सकता है कि उनके सारे रिलेशन में देखना, और अंत में वो जिस निष्कर्ष बिंदु पे पहुंचे, ये भी मुझे आपके वक्तव्य से पता चला। और महेश पुनेठा जी आपका धन्यवाद दे रहे हैं उत्तर देने का अंदाज और आपके धैर्य की प्रशंसा करते हुए। तो मैं आप सबका और बेंजी जैक्सन जी आपका बहुत बहुत आभार इतने कीमती वक्तव्य और समय निकालने के लिए। नमस्कार।